गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके एसआई प्री का एग्जाम हो गया है 29 जनवरी को। नाउ इट्स द टाइम टू प्रिपेयर एसआई मेंस। तो हम ऐसा कर रहे हैं, यहाँ पे इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि इंग्लिश के प्रिपरेशन की आपकी डायरेक्शन क्या होगी एसआई मेंस के लिए। तो आइए देखते हैं। अब जिनको ये उम्मीद है कि उनका एसआई क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करते हुए तैयारी में भिड़ जाओ। बिल्कुल भी टाइम अपना थोड़ा भी टाइम ना वेस्ट करें। सिलेबस कब आएगा, क्या होगा, डिफाइंड नहीं है सिलेबस, इन चीजों के बारे में ना सोचें और प्लीज अपनी तैयारी को एक सही दिशा देते हुए शुरुआत कर दें आप। तो हालांकि अभी सिलेबस डिफाइंड नहीं है, पर ये जो हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए वो है 2012 के एसआई मेंस का जो पेपर हुआ था उस पे बेस्ड। 2012 के एसआई मेंस के पेपर पे बेस्ड ये वीडियो आपके सामने लाया जा रहा है। हो सकता है इसमें चेंजेस हो, तो कोई बात नहीं, जब चेंजेस होगा तब देख लेंगे, बट फिलहाल इसको फॉलो करेंगे हम। तो एसआई मेंस का ये किस्सा है। तब आपका इंग्लिश था 100 मार्क्स का, पर अब का जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपका इंग्लिश आने वाला है 75 मार्क्स का। तो ये जो चीजें आपको बताई जाएंगी वो सारी की सारी 75 मार्क्स को लेकर के बताई जाएंगी। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इस 75 मार्क्स में से 60 मार्क्स जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा और 15 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव होगा। इस डिस्क्रिप्टिव में आपसे ऐसे पूछा जाएगा। अब मार्क्स थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, हो सकता है ये 55 मार्क्स का हो, ये 25 मार्क्स का, 20 मार्क्स का हो, इसमें ऐसे के साथ लेटर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, पर वो बात की बात है। फिलहाल ऐसा कुछ डिफाइंड सिलेबस है नहीं, तो हम काम कर रहे हैं 2012 के पेपर को बेस मानते हुए। तो ऐसे ही अभी हम ये मान रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव में आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऐसे होगा और ऑब्जेक्टिव होगा 60 मार्क्स का। अब इस 60 मार्क्स में भी करीब 10 मार्क्स वोकैबुलरी के होंगे और 50 मार्क्स ग्रामर के, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह है, उस पे बेस्ड होंगे। तो आप देखिए, ये 60 मार्क्स के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग, 2012 के क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो ये 50 मार्क्स का इनमें से ही आने वाला है। तो आप देखिए 50 मार्क्स के लिए जो तैयारी आपको करनी है वो बहुत ही कम है। अगर इन पोर्शंस को हम बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो इट विल बी इजियर फॉर अस टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर एसआई मेंस एग्जाम। तो इस चीज को हम बेस बना करके अपनी तैयारी को शुरू करेंगे। अब आप देखिए बेसिकली होता क्या है, जो इंग्लिश का सिलेबस होता है वो इस तरीके से ही होता है हर एग्जाम का। व्यापम मेल ले लीजिए या पीएससी का ले लीजिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। इसके अलावा जो और चीजें होती है वो होता है टेंस, आर्टिकल, नरेशन और वॉइस। ये चीजें आपके एग्जाम में ऐड होंगी या नहीं ये तो नहीं पता है, पर ये बात तय है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच तो बिल्कुल कहीं नहीं जाएगा। तो अपनी तैयारी जो शुरू करें आप ग्रामर पढ़ने की, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही शुरू करना है। इसमें भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंजंक्शन। इतनी चीजें तो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हमको पढ़ना है, नाउन भी छोड़ेंगे नहीं। तो इतनी चीजें जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच की वो बहुत ही सही तरीके से पढ़ना है, ताकि ये वाला जो मार्क्स है आप वो बिल्कुल आसानी से स्कोर कर सकें। लोगों का ऐसा होता है कि एग्जाम में जो पार्ट छोड़ना है या नहीं बनाना है या गलत बनाना है, या जिस भी तरीके से, इंग्लिश ही वो ऐसा सब्जेक्ट है जो लोगों को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है व्हाइल गिविंग द एग्जाम। उसी चीज को हम यहाँ आपके लिए आसान बना देंगे। ये एक डेमो वीडियो की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, वैसे कॉन्सेप्ट जो आपके एसआई मेंस 2012 में क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट लगे हैं, उन कॉन्सेप्ट को और उन क्वेश्चंस को हम अभी इसी टाइम पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम का लेवल क्या है, बहुत लो लेवल है, हाई लेवल है, मॉडरेट है, कैसा लेवल है, आपको कितना बन रहा है, कितना इंग्लिश पढ़ने की जरूरत है। ये सारी चीजें अभी इस वीडियो से आपको पता चल जाएंगी। तो पहली बात मैंने आपको ये बता दी कि सिलेबस कभी भी आए, जो भी आए, वो बात की बात है। हमको जो हमारी इंग्लिश की प्रिपरेशन शुरू करनी है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू करनी है, क्योंकि चाहे सिलेबस जो भी हो ये चीज तो नहीं हटने की। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच प्लस वोकैबुलरी में जो 2012 में आया था वो देखा गया था सिनोनिम था और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इडियम फ्रेज नहीं आया था, एंटोनिम और स्पेलिंग्स नहीं आया था। हो सकता है इस बार ऐड कर दे, ऐड कर दिए तो पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
बट लास्ट टाइम की अगर बात करें तो सिनोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था। कहने का मतलब इस 2 पार्ट से ही सिर्फ सिनोनिम से और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से सिर्फ 5 क्वेश्चन आए थे। लास्ट टाइम 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, पर इस बार 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होने वाला है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो ये बात हो गई कि क्वेश्चन कैसे होगा, मार्क्स कैसे होंगे, और लगभग जो क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इंग्लिश में वो इसी तरीके से होगा। उसके बाद कोई चेंजेस आते हैं तो उस टाइम सिलेबस आने के टाइम पे देख लेंगे कि और क्या चेंजेस उन लोगों ने डाले, बट ऑलमोस्ट इसको एक बेस मान करके आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। चलिए, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर टुडे इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एसआई मेंस में आए हैं आपके 2012 में, उसका डिस्कशन हम आज करेंगे। डिस्कशन करने का मतलब है जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी, तो आपको क्लियर होगा कि क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इज वेयर इज डैश पोस्ट ऑफिस प्लीज। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन में अगर मैं हिंदी में बोलूं तो पूछा जा रहा है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं, मतलब कि सिंपल सा, कि नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, सबसे पास का पोस्ट ऑफिस कहाँ है। मैंने आंसर ही बोल दिया, हालांकि सबसे पास का पोस्ट ऑफिस कहाँ है, ये क्वेश्चन है। अब सबसे पास मतलब कि क्वेश्चन है एडजेक्टिव का, पहली बात तो ये, और सबसे पास मतलब एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री पूछने की कोशिश कर रहा है, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री पता करने की कोशिश कर रहा है आपसे। अभी ये आपसे पता करने की कोशिश कर क्यों रहा है, देखो दोनों चीजें हैं यहाँ पर, मोस्ट नियर और नियरेस्ट। मोस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री होता है एडजेक्टिव का, और ईएसटी भी अगर वर्ड में लगा हुआ होता है तो सुपरलेटिव डिग्री ही होता है एडजेक्टिव का। अब हमको इन दोनों में से चूज करना है। देखो, ये नियर नहीं आएगा और मोर नियर नहीं आएगा, कंपैरिजन नहीं हो रहा इसलिए मोर नियर नहीं आएगा, नियर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियस है क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा होगा कि नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस कहाँ है, क्योंकि आप किसी से पूछेंगे अगर आपको पोस्ट ऑफिस जाना है तो सबसे पास के पोस्ट ऑफिस के बारे में आप जानकारी चाहेंगे, ना कि कोई से भी। और दूसरा हिंट जो आपको मिला कि सुपरलेटिव डिग्री आएगा वो इसको लेकर के मिला, द लगा हुआ है, एंड द कम्स बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के पहले आता है। तो ये बात तय हो गई कि कंपैरेटिव या पॉजिटिव डिग्री नहीं आएगा, जो एडजेक्टिव की डिग्री आएगी यहाँ पर वो सुपरलेटिव डिग्री है। 3 डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव की, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जब कंपैरिजन होता है तो दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है, और जब कंपैरिजन ना हो सिंपल सी बात बोली जाए और एडजेक्टिव का यूज हो तो पॉजिटिव डिग्री लगता है। यहाँ पर जो बात हो रही है वो सबसे पास की हो रही है, मतलब जितना भी होगा 2 से ज्यादा के बीच में जब कंपैरिजन होता है तो सुपरलेटिव की डिग्री यूज होती है एडजेक्टिव की। चलिए खैर, तो अब 2 बातें हो गई, या तो आप मोस्ट नियर चूज कर सकते हैं या नियरेस्ट। अब हम कैसे पता करें, अब हम पता कैसे करें कि मोस्ट नियर आएगा या नियरेस्ट। तो आप देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर मैं बुकिश लैंग्वेज में ना बोल करके इजी लैंग्वेज में आपको बताऊं, तो अगर ऐसा कोई सा वर्ड है, मान लीजिए कोल्ड, हॉट, टॉल, नियर, जो कि छोटा वर्ड है, छोटा मतलब जिसको आप और पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, छोटा वर्ड है, 1 सिलेबल, जिसको और आप पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, जब उनको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री लिखना होता है तो आप कंपैरेटिव डिग्री में ER और सुपरलेटिव डिग्री में EST लगाकर उसका एडजेक्टिव का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, कोल्ड का कोल्डर एंड सुपरलेटिव डिग्री इज कोल्डेस्ट। ऐसे ही बाकी सभी क्या आएगा। तो मैंने सिर्फ एक लाइन बोली, जो छोटा वर्ड है जिसको आप और पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, या फिर हिंदी में बोलूं तो विभाजित नहीं कर सकते, उनके साथ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ER और EST का यूज होता है। वहीं पर अगर हम देखें तो जो बड़े शब्द होते हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, डेंजरस, ये थोड़े बड़े शब्द हैं। थोड़े बड़े शब्द मतलब इनको आप एक से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखो कैसे, ब्यूटी एक पार्ट, फुल एक पार्ट, वंडर एक पार्ट, फुल एक पार्ट, डेंजर एक पार्ट, OUS अलग पार्ट। इसका मतलब आप इसको बांट सकते हैं, वर्ड को डिवाइड कर सकते हैं पार्ट्स में। तो ऐसे जब वर्ड हो, या फिर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो बड़े वर्ड्स हो, तो उनका
कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए आपको मोर और मोस्ट का यूज करना पड़ता है। मोर का यूज करेंगे आप कंपैरेटिव डिग्री के लिए और मोस्ट का यूज करेंगे आप सुपरलेटिव डिग्री के लिए। दिस इज वेरी सिंपल। जब छोटे वर्ड्स हैं तो EREST, बड़े वर्ड्स हैं तो मोर मोस्ट। 99% ये चीज काम करती है, 100% नहीं बोलूंगी, स्टिल आई से 99% ये चीज काम करती है। तो अब बताइए नियर आ गया हमारा, तो फिर उसका सुपरलेटिव डिग्री EST लगकर होगा, तो नियरेस्ट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, ही इज इंटरेस्टेड डैश लर्निंग इंग्लिश। तो ही इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश लर्न करने में इंटरेस्टेड है, इंग्लिश लर्न करने में इंटरेस्टेड है। फॉर का मतलब होता है के लिए प्रपोजिशन में, ऑन का मतलब ऊपर को दर्शाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, और टू का मतलब डायरेक्शन या डेस्टिनेशन होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर एकदम सिंपल बोला जा रहा है कि वो इंग्लिश पढ़ने में इंटरेस्टेड है, इंग्लिश पढ़ने में इंटरेस्टेड है। तो इन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग डैश इंग्लिश। ये पूछना चाह रहा है कि आप कितने समय से या कितने टाइम से इंग्लिश सीख रहे हैं। तो बात ऐसी हो रही है, कोई भी चीज जो आप पास्ट से कर रहे हैं और करते करते वो चीज प्रेजेंट में आ गई, प्रेजेंट में कंटिन्यू चल रही है, कोई चीज जो पास्ट से शुरू हुई है और प्रेजेंट में जारी, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि आप कितने समय से इंग्लिश सीख रहे हैं, तो पास्ट में शुरू हुई और प्रेजेंट में जारी। तो जो टेंस इस कंडीशन के लिए यूज होता है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, तो उसका स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन, आगे जो भी। तो ऐसा ऑप्शन हमको सिर्फ यहीं पे मिल रहा है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, मतलब कितने समय से आप इंग्लिश सीख रहे हैं, तो सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। और ये जो क्वेश्चन है वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में है, आपको दिख रहा होगा कि ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव फॉर्म में, इंट्रोगेटिव फॉर्म में होने का क्या मतलब है कि पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बाकी की चीजें। जो एक नॉर्मल सा सेंटेंस होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, उसमें क्या फर्क होता है, एक नॉर्मल से सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब अगर है तो पहले आता है, फिर मेन वर्ब आता है, उसके बाद बाकी की चीजें, देन फुल स्टॉप, नॉट क्वेश्चन मार्क। बट इंट्रोगेटिव जो कोई भी सेंटेंस होता है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब से भी पहले अगर कोई क्वेश्चन वर्ड है या जिस वर्ड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे हाउ लॉन्ग, या अगर कोई WH फैमिली का वर्ड है तो वो इससे भी पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से पहले WH फैमिली का वर्ड आ जाएगा, या ऐसा कोई भी वर्ड जिसके थ्रू क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन है बेसिकली इंट्रोगेटिव का फॉर्मेट होता है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का। तो इसी क्वेश्चन पे मैंने आपको एक इंट्रोगेटिव का कॉन्सेप्ट बता दिया छोटा सा, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आई डैश अ रिप्लाई ऑफ माई लेटर इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, कि मैं, आपने किसी को एक लेटर भेजा और उसका रिप्लाई आप एक्सपेक्ट करते हैं। रिप्लाई एक्सपेक्ट करना मतलब कि होप और एक्सपेक्ट, वेट फॉर तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, गेट भी नहीं आएगा, ये दोनों ऑप्शन में से फंस सकते थे क्योंकि ये दोनों सिमिलर ऑप्शंस हैं। बट इनमें ये डिफरेंस है कि एक्सपेक्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बिलीव, जब आप किसी चीज में स्ट्रॉन्ग बिलीव करते हैं तो आप होप की जगह पर एक्सपेक्ट को यूज करना ज्यादा सही समझते हैं, और वो सही है भी, क्योंकि होप का मतलब भी बिलीव है, पर वो एक तरीके का ऑप्टिमिज्म, एक तरीके का विश, एक तरीके की उम्मीद है। एक्सपेक्ट करना मतलब यू आर वेरी मच श्योर कि रिप्लाई आएगा ही, तब आप इन दो वर्ड्स में से एक वर्ड जो चूज करेंगे वो एक्सपेक्ट ही होगा, होप नहीं। सो द आंसर विच इज गोइंग टू बी करेक्ट हियर इज बी। Okay, coming to the next question. We arrived dash रायपुर 2 days ago. हम रायपुर पहुंचे 2 दिन पहले। तो arrived in जगह के साथ, प्लेस के साथ इन का भी यूज होता है,
एट का भी यूज होता है, ऑन का भी होता है, पर मैं यहाँ पे इन और एट के बीच में डिफरेंस बता देती हूँ। जगह के साथ इन का जब यूज होगा जब बड़ी जगह की बात हो रही होगी, जब छोटी जगह की बात हो रही होगी तो एट का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई सेंटेंस होता कि आई लिव इन रायपुर एट शंकर नगर। आई लिव इन रायपुर एट शंकर नगर बोलने का मतलब इन दोनों जगहों में से ये रायपुर बड़ी जगह है, इसलिए उसके साथ जो हमने प्रपोजिशन यूज किया वो इन है, जबकि शंकर नगर छोटी जगह है तो उसके साथ एट। अगर अकेले छोटी जगह आ जाए तो एट लगा सकते हैं आप। स्पेसिफिक किसी कॉलोनी का नाम बताया जाए तो उसके सामने एट आ सकता है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। द बेस्ट वे टू लर्न अ लैंग्वेज इज डैश अ लिटिल बिट एवरी डे। बोला जा रहा है कि सबसे अच्छा तरीका है लैंग्वेज को सीखने का। क्या करके आप लैंग्वेज को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं? उसको डेली थोड़ा थोड़ा बोल करके। तो बाय स्पीकिंग, बाय स्पीकिंग इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन हियर। अच्छा ये मुझे बताइए आप कि अ लिटिल क्यों आया यहाँ पर? अ लिटिल ही क्यों आया? अ लिटिल, तो उसके बाद आप क्वेश्चन यहाँ पे एक नया राइज होता है कि अ लिटिल, द लिटिल और लिटिल में क्या फर्क है? मैडम क्या अ लिटिल की जगह सिर्फ लिटिल आ सकता था या द लिटिल आ सकता था? नहीं आ सकता था। सुनो क्यों? इसलिए नहीं आ सकता था क्योंकि लिटिल का मतलब होता है इक्विवेलेंट टू जीरो। इक्विवेलेंट टू जीरो हिंदी में अगर मैं बोलूं तो जीरो के करीब। तो जीरो के करीब कोई भी चीज होती है वो ना के बराबर होती है, ना के बराबर। जीरो के करीब है मतलब मैं बोलूं आई हैव लिटिल मनी, मतलब मेरे पास ना के बराबर पैसे हैं, मतलब पैसे बहुत कम है, नहीं है पैसे, आप मान के चलिए। तो इक्विवेलेंट टू जीरो का मतलब होता है ना के बराबर। अगर कोई ऐसा बोले दैट ही, चलिए जो मैंने अभी एग्जांपल बताया उसी का इक्विवेलेंट जीरो का मतलब होता है ना के बराबर। तो कोई भी चीज अगर ना के बराबर है तो उससे अच्छा है तो आपके पास हो ही ना। तो इसका यही मतलब है कि ना के बराबर होना मतलब कि नेगेटिव वर्ड है ये। सिर्फ लिटिल जो वर्ड है वो नेगेटिव वर्ड है, जबकि अ लिटिल का मतलब है कुछ तो है, कुछ, भले थोड़ा ही सही पर आपके पास है। आई हैव अ लिटिल मनी इन माई पॉकेट, भले कम है पर लिटिल से तो ज्यादा ही है, तो अ लिटिल एक पॉजिटिव वर्ड है। इसलिए आप अधिकतर देखेंगे कि जो पॉजिटिव सेंटेंसेस बोले जाते हैं उसमें अ लिटिल का यूज होता है। ये कॉन्सेप्ट क्योंकि अ लिटिल मुझे दिख गया तो ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आ गया तो मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉशिंग मशीन्स डैश पॉपुलर इन इंडिया इन लास्ट 10 years और सो। बोला जा रहा है कि जो वॉशिंग मशीन्स है वो इंडिया में पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं। तो जब चुकी की बात आती है, चुकी, चुका, तो आप जानते हैं कौन से टेंस का इस्तेमाल होता है? परफेक्ट। वो भी कौन सा परफेक्ट? तो प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है? हैज, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैज, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बिकम वर्ब का सेकेंड फॉर्म, बिकम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बिकेम वर्ब का सेकेंड फॉर्म, देन अगेन बिकम वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये याद रखेंगे आप कि फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म कई ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसके फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्म यूज किया हुआ होगा वो आप बाय डिफॉल्ट समझ जाइए कि V3 होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है परफेक्ट में। सो दिस इज गोना बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही इज द फ्रेंड डैश आई ट्रस्ट मोस्ट। अब बात ऐसी है कि इसमें से दो ऑप्शन whom और who, ये दोनों ऐसे ऑप्शंस हैं जो पर्सन के लिए यूज होते हैं, पर्सन के लिए। तो बात किस चीज की हो रही है? बात रिलेटिव प्रोनाउन की हो रही है यहाँ पे, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा। ये है क्या बेसिकली?
रिलेटिव प्रोनाउन, विच भी रिलेटिव प्रोनाउन है पर यहाँ पर नहीं आएगा, दैट इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर जो दो चीजें हैं वो whom और who, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो इन दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन आई होगी। रिलेटिव प्रोनाउन चाह रहा है वो आपको कि आप रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर बताएं। तो अब देखिए, जब आपको हु और whom में डाउट हो या आप फंस जाएं तो सिर्फ एक चीज सोचिए कि इस सेंटेंस का आंसर क्या होगा। अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं कि आप किसे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, आप किसे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो आप मुझे रिप्लाई में देंगे फ्रेंड। तो जो द फ्रेंड है वो इस सेंटेंस में जो द फ्रेंड है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर, आप देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और द फ्रेंड ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट आए आपके आंसर में तो जो रिलेटिव प्रोनाउन उसकी जगह पे काम करेगा या उसको जोड़ेगा वो है whom। ये मेरा ऐसा फ्रेंड है जिसको मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूं, जो मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूं नहीं, जिसको मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूं या जिसे मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूं। अगर जिसको नहीं बोलना है तो जिसे मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूं, तो whom इज गोइंग टू बी दी राइट आंसर। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछे और उसका आंसर सब्जेक्ट आता है तब रिलेटिव प्रोनाउन जो जोड़ेगा दो क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को वो हु होता है। जब हम पढ़ेंगे इस चीज को तो मैं और डिस्कस करूंगी इस पे, बट फिलहाल के लिए इतना ही। चलिए एक बता ही देती हूँ, एक बता देती हूँ इस चीज पे। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो आप खुद ही बताइए कि इसका क्वेश्चन मैं पूछूंगी तो हु लिखूं या whom लिखूं। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो जब इसको लिखना होगा मुझे, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा यहाँ पे, फुल स्टॉप। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी whom इज योर बेस्ट फ्रेंड या who इज योर बेस्ट फ्रेंड, कौन सा क्वेश्चन सही होगा, who सही होगा या whom सही होगा। अब आप खुद देखिए, क्योंकि आंसर जब आप देंगे who इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो जब आंसर आप देंगे तो आपका आंसर आ रहा होगा ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो जो आपका आंसर आ रहा है वो सब्जेक्ट है। तो जब आंसर सब्जेक्ट होता है तो अगर मुझे क्वेश्चन पूछना है हु या whom में से, हु या whom में से मुझे क्वेश्चन पूछना है तो मैं हु को चूज करूंगी एज WH वर्ड। यही चीजें रिलेटिव प्रोनाउन में हु और whom में भी चलती हैं और क्वेश्चन पूछने के लिए भी जब हु और whom का इस्तेमाल हो तो यही कॉन्सेप्ट चलता है। जब आपका आंसर सब्जेक्ट आ रहा होगा तो क्वेश्चन जो वर्ड होगा सब्जेक्ट को क्वेश्चन करने के लिए वो हु होगा, और जब आपका आंसर ऑब्जेक्ट आ रहा होगा तो फिर क्वेश्चन जो आप पूछोगे वो whom से पूछेंगे। विल डिस्कस इट लेटर, नहीं तो और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मीटिंग वॉज प्रिसाइडेड डैश बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्रिसाइडेड ओवर होता है, एक्चुअली इट इज अ फ्रेजल वर्ब। प्रिसाइडेड ओवर साथ साथ आते हैं ये, इसका मतलब होता है अध्यक्षता करना। तो किसी मीटिंग की अध्यक्षता कौन करने वाले हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी। तो बेसिकली प्रिसाइडेड ओवर एक फ्रेजल वर्ब है, तो ये फ्रेजल वर्ब पता होता तभी ये आंसर सही बन पाता। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, whom would you prefer dash the two of us। बोला जा रहा है कि दोनों में से, हम दोनों में से आप किसको प्रेफर करेंगे। तो जब बात दो लोगों की कंपैरिजन हो रहा होता है, दो लोगों की बात हो रही होती है, तो दो लोगों के लिए जो आप वर्ड यूज करते हो दो लोगों के बीच को बोलने के लिए, तो दो लोगों के बीच के लिए बिटवीन, दो से ज्यादा लोगों के बीच के लिए बोलेंगे तो अमंग। पर फिलहाल इस क्वेश्चन में दो लोगों की बात हो रही है, कैसे पता चला, ये लिखा हुआ है टू, तो इसलिए द आंसर इज गोइंग टू बी बिटवीन। बिटवीन इज द राइट आंसर। आप हम दोनों में से किसको चूज करेंगे, ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आ गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही थी, वो कैप के अंडर आएगा ये। अ स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड। ऐसी स्टोरी जो कि खुद उसके द्वारा, किसी इंसान के द्वारा लिखी गई हो। तो आप जानते हैं ऑटो जो वर्ड है, ऑटो वो वर्ड रूट वर्ड है किसका, सेल्फ का। ऑटोक्रेसी होता है जो सेल्फ गवर्नमेंट होती है, ऑटो से और बहुत सारे वर्ड बनते हैं जिसका मीनिंग होता है सेल्फ, और ऑटो एक ऐसा रूट वर्ड है जिसका मीनिंग है सेल्फ। तो जब ये वर्ड आ गया, यही पूछना चाह रहा है, रिटन बाय हिमसेल्फ, तो ऑटोबायोग्राफी
इज द राइट आंसर। वैसे तो बहुत से लोगों को इसका सही आंसर पता होगा, दिस इज एन इजी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज सेम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसा ही है ये, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसा। अ फिगर विथ मोर देन 4 एंगल्स और साइड इज कॉल्ड। आप देखिए ये बाकी के तीनों जो ऑप्शंस है, अगर हमने मैथ्स थोड़ा बहुत सही से पढ़ा होगा अपने स्कूल में, तो हमको मालूम है कि रोम्बस, पैरेललोग्राम और स्क्वायर तीनों ही 4 साइड्स के होते हैं, बस शेप थोड़ा बहुत अलग होता है ऊपर नीचे, पर साइड्स तीनों के 4 ही होते हैं। तो फिर एक ही ऑप्शन बच गया, पॉलीगन। तो पॉलीगन मतलब ऐसा है क्या कि 4 से ज्यादा ही साइड्स होंगे? नहीं, 3 भी हो सकते हैं, पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बाकी 3 ऑप्शंस के तो 4 साइड हैं, तो आंसर पॉलीगन ही होगा। आई फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ, ये तो बहुत ही सिंपल है, प्राउड ऑफ बोला जाता है। आई फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, तो दिस इज सिंपल, नो explanation needed. Next question is, I have just dash reading an interesting novel. देखो just जब वर्ड आता है, just वर्ड, उसके साथ साथ have भी आया, मतलब बात किसकी हो रही है? परफेक्ट टेंस की। अब कौन सा परफेक्ट टेंस? कि मैंने जस्ट आ गया मतलब अभी अभी कोई चीज की है। अभी अभी कौन सी चीज की है? एक इंटरेस्टिंग नॉवल पढ़ के मैंने खत्म किया, अभी अभी एक इंटरेस्टिंग नॉवल मैंने पढ़ के खत्म की है, तो कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। क्वेश्चन कहाँ का है? वर्ब। जब आप वर्ब का एक्सटेंडेड फॉर्म ही टेंस होता है, टेंस कुछ एकदम अलग नहीं है, वर्ब का एक्सटेंडेड फॉर्म ही है बेसिकली। तो आपको यहाँ पे सही वर्ड यूज करना है, तो आई हैव जस्ट फिनिश्ड, बस यही एक अलग से दिख रहा है क्योंकि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव मतलब सब्जेक्ट भी होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। क्योंकि हैव आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। मैंने जस्ट अभी अभी एक इंटरेस्टिंग नॉवल खत्म की है पढ़ के, तो फिनिश्ड इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, वुड यू माइंड डैश द विंडो। अब इसका आंसर आप देखिए, वुड बेसिकली होता है जब आप किसी भी चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, रिक्वेस्ट। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए जो भी चीज अगर आपको किसी से करवानी है, कोई काम अगर आप किसी को बोले, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड के साथ जो फॉर्म आता है वर्ब का, वो है जेरेंड। जेरेंड मतलब होता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म। और भी चीजें हैं जेरेंड के बारे में, बट फिलहाल अभी ये जानिए कि जेरेंड का मतलब होता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म। उसको ज्यादा सही माना जाता है व्हेन यू हैव टू रिक्वेस्ट टू समवन टू डू समथिंग। अगर आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज के लिए या किसी काम को करने के लिए, तो वुड के साथ ज्यादा बेहतर है कि आप वर्ब का आईएनजी फॉर्म मतलब कि जेरेंड का यूज करें, तो वो पोलाइट रिक्वेस्ट माना जाता है। तो आप बोल रहे हैं क्या आप प्लीज विंडो क्लोज कर देंगे, है ना? प्लीज नहीं लिखा हुआ है, मैंने थोड़ा ज्यादा ही पोलाइट हो गई। तो would you mind closing the window is going to be the right answer। ठीक है, ये बात हो गई। अगला क्वेश्चन, ओके, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम vocab। नियरेस्ट वन बोल रहा है, दैट मीन्स सिनोनिम। और भी जो दो क्वेश्चंस आए थे, दैट वाज आल्सो बेस्ड ऑन सिनोनिम। सिनोनिम के ही क्वेश्चन थे वो। तो अलर्ट का सिनोनिम क्या होगा यहाँ पर? तो अलर्ट का सिनोनिम आपको मालूम है, यहाँ पे दिख रहा है अलग से, वॉच, तो वॉचफुल होगा। ब्रेव तो अलग ही बात बोली जा रही है, फास्ट तो आएगा नहीं। होस्टाइल इज अ नेगेटिव वर्ड, तो वॉचफुल इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। तो ये बेसिकली कुछ क्वेश्चंस थे आपके लास्ट जो एग्जाम हुआ था एसआई मेंस का 2012 का, वो क्वेश्चंस थे। तो इन क्वेश्चंस को आप देख करके ये समझिए कि क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है। बहुत ज्यादा कम भी नहीं है, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं है, एक मॉडरेट लेवल है। पर इस मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपका इंग्लिश का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बात तय हो गई कि आपको इंग्लिश की तैयारी करनी कैसी है। फिलहाल इसको फॉलो करते हैं हम। अगर कोई चेंजेस आते हैं सिलेबस आने पर, तो उसको हम
एडजस्ट कर लेंगे अपनी स्ट्रेटेजी को, उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। तो सबसे ज्यादा फोकस आपका इंग्लिश पढ़ने के टाइम पे होना चाहिए, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि एक बड़ा वेटेज 50 मार्क्स इज अ बिग वेटेज। 75 में से लगभग 50 मार्क्स जो है वो उसी पोर्शन में से आने वाला है। ये सारी चीजें अभी फिलहाल नहीं है, एक आध वॉइस वगैरह हो सकता है ऐड कर दे। टेंस तो आएगा, ये वर्ब में ही आ जाएगा, टेंस वर्ब के साथ ही आ जाएगा। वर्ब पढ़ लिए मतलब टेंस इजी हो जाता है। तो ऐसी बातें हैं इंग्लिश को लेकर के, इंग्लिश एसआई मेंस के लिए। टाइम आप ये मत देखिए कि नोटिफिकेशन कब आएगा, सिलेबस आएगा तब हम सिलेबस पकड़ के पढ़ने बैठेंगे, दिस इज रॉन्ग। आप सिलेबस का इंतजार मत करिए, नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए, जितना टाइम है उसको यूटिलाइज करिए, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टाइम आप दीजिए पढ़ने में, स्ट्रेटेजी बनाइए, उसको फॉलो करिए, बिल्कुल क्लियर होगा आपका एग्जाम। आपने प्री निकाल, आप ये वीडियो आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपका एसआई प्री के बहुत ज्यादा चांसेस हैं निकलने के, और अगर ऐसा है तो एसआई मेंस के लिए बिल्कुल भिड़ जाइए और प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ फॉलो करिए और आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं एग्जाम। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, डेफिनेटली आप लोगों का एग्जाम निकल जाएगा। सही तरीके से बस पढ़ने की देरी है और टाइम को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कीजिए। थैंक यू सो मच।